पोर्टफोलियो में होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें होती हैं इंटरनेशनल फंड के बारे में जो जाननी जरूरी होती हैं। तो जरा बताइए पंकज जी, इंटरनेशनल फंड्स को कैसे समझे? नमस्कार स्मिता। बिल्कुल आपने जैसे कहा कि इंटरनेशनल फंड्स का भी पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी वजह यह है कि जब हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अक्सर पहले तो हम जो इंडिया की जो के फंड्स हैं जो कि इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वहां पर करते ही हैं। और उसका पर्पस ये होता है कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होता है, यानी कि सभी तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो, सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन क्योंकि जो इंडिया का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो वर्ल्ड के मार्केट कैपिटलाइजेशन का लगभग 4% के आसपास ही है, यानी कि हमें पूरा डाइवर्सिफिकेशन तब तक नहीं मिल रहा है जब तक हमारे पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड्स भी ना हो। और इंटरनेशनल फंड्स मैं आपको बता दूं वो भी कई तरीके के होते हैं। पहली बात कंट्री वाइज, क्योंकि यदि आप मान लीजिए अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इस तरह की टेस्ला, इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका मतलब आप यूएस बेस्ड जो कंपनीज हैं उस पर आधारित जो म्यूचुअल फंड्स है उस इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। वहीं पे हो सकता है कि चाइना फंड, ब्राजील फंड, जापान फंड, इमर्जिंग मार्केट फंड, इस तरह से बहुत से दूसरी कंट्रीज के भी इंटरनेशनल फंड्स हो सकते हैं, यानी कि ऐसे फंड जो कि उन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हों। तो ऐसा होगा कि यदि आपने इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको आपके पोर्टफोलियो में जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा। और साथ ही इसमें एक बात और बताऊंगा कि जैसे हम यूएस की बात करें तो इंडिया का जो मार्केट है उसके कंपैरिजन में यहां पर जो कोरिलेशन है वो लो होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के मार्केट में अगर पैसा बन रहा है, यहां पर तेजी है तो यूएस में भी तेजी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसे में यह भी होता है कि कई बार आपको इंडिया में यदि ज्यादा फायदा नहीं दिखाई दे रहा है बट आपके पोर्टफोलियो में यूएस बेस्ड फंड है तो वहां पर आपको यदि फायदा होता है तो एक पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होगा और आपका नुकसान कम होगा। जबकि यदि ऐसा हो कि इंडिया में एक वक्त पर बेयर मार्केट हो और यूएस में अच्छा पैसा बन रहा हो, रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हो, तो आपको इसका फायदा मिलता दिखाई देगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल फंड की तो कई इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल फंड सभी एक जैसे हैं, पर ऐसा नहीं है। पहली बात जैसे मैंने कहा कि कंट्री स्पेसिफिक, तो यदि आप नए इन्वेस्टर हैं तो पहले आप जैसे कि S&P 500 यानी कि यूएस बेस्ड एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स जो है उस पर बेस फंड में इन्वेस्ट कीजिए, या नेस्डेक 100 इस तरह के इंडेक्स फंड में कीजिए। और उसके बाद ही आप दो दूसरी कंट्रीज हैं वहां पर रुक कर सकते हैं। और साथ ही भी देखना जरूरी है कि आप एक डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करें, ना कि जैसे कि फांग प्लस या फिर इनोवेशन फंड, इस तरह के जो सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में उसमें जाने की बजाय पहले आप जो डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनल फंड्स हैं उसमें इन्वेस्ट करें तो यह बेहतर होगा। जी, यहाँ पर मेरा छोटा सा सवाल था आपसे कि जिस तरीके की आजकल स्थिति ग्लोबल मार्केट की हो रही है और लगातार उतार चढ़ाव जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्या अभी जो समय है, मौजूदा समय, ये समय सही है इंटरनेशनल फंड्स के लिए? बिल्कुल, इसमें तो आपने सही सवाल पूछा, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है जब हम देखते हैं कि किसी फंड में अच्छे रिटर्न्स बन चुके होते हैं तब इन्वेस्टर्स का ध्यान उस तरफ जाता है। हालांकि हम अगर बात करें अभी चाइना और ताइवान फंड्स की तो पिछले 3 महीने में करीब करीब 25-30% तक का रिटर्न यहां पर मिला है। लेकिन कभी भी इन्वेस्टर्स को चाहे वो डोमेस्टिक फंड्स हो या इंटरनेशनल फंड हो, जब आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका नजरिया लंबा होना चाहिए। और मैं ये बात बिल्कुल आपकी सहमत हूं कि इस वक्त पर हम इंडिया की बात करें या इंटरनेशनल, यहां पर काफी उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म करना है तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही नहीं है, सीधी सी बात है। और यदि लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही समय है, आपको यूनिट्स एक्यूमुलेट करनी चाहिए। एक साथ लमसम करने के बजाय आप एसआईपी और एसटीपी के जरिए निवेश करें, लेकिन इंटरनेशनल फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये सही रहेगा। जी, तो एसआईपी या एसटीपी के जरिए आप इसमें इस फंड में निवेश करिए और मुनाफा कमाइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं शो में और कॉलर्स को लेते हैं। सबसे पहले कॉलर विपिन गोस्वामी हमारे साथ जो कि कोलकाता से हैं इस वक्त। बताएं विपिन जी, क्या कुछ है आपका सवाल, पूछें। हाँ जी, कुछ 10 फर्म म्यूचुअल फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा है और पोर्टफोलियो का वैल्यू भी 2 लाख 80,000 है। तो मेरा सवाल ये था कि
12 साल में 80 लाख के लिए कितना SIP बढ़ाना पड़ेगा, और जो मेरा चल रहा है SIP जिस फंड में, वो फंड ठीक है या उससे कुछ चेंज करने की जरूरत है? ओके पंकज जी, विपिन गोस्वामी जी का पोर्टफोलियो लगभग 10 फंड्स हैं इनके पास, और इस 10 फंड में अगर आप देखेंगे इनके पोर्टफोलियो को तो कई सारे ऐसे फंड्स हैं जो सेम ही स्कीम के हैं। ऐसे में क्या कुछ रहेगा आपका सजेशन इनके लिए? बिल्कुल विपिन जी, आपने खुद बोला कि मेरे पोर्टफोलियो में 10 स्कीम है। आप मानेंगे कि 12,500 की SIP के लिए 10 स्कीम रखना वो बहुत ज्यादा है। और जैसा स्मिता ने भी बोला कि डुप्लीकेसी भी है, तो वो और भी सही नहीं है। तो पहले एक एक करके बात करते हैं। जैसा आपने कहा कि आपका टारगेट है, मैं आपको बता दूं, यदि 2,80,000 रुपए अभी इकट्ठा हो चुके हैं और साथ ही आप 12,500 रुपए महीने की SIP कर रहे हैं, और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न गारंटीड नहीं होते हैं लेकिन लंबा नजरिया है और आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड्स में है, तो यदि हम यहां पर 12% का CAGR मानकर चलें तो 12 साल में लगभग 49 लाख रुपीस आपके इकट्ठा हो सकते हैं, और आपको करने हैं 80 लाख। तो इसके लिए क्या कीजिए, एक तो 12.5 को बढ़ाकर आप तुरंत 15,000 महीना अपनी SIP को कर दीजिए अगर ये संभव हो तो, क्योंकि आपको टारगेट अचीव करना है तो ये करना पड़ेगा। और साथ ही उसके बाद साल दर साल इसको 10% से बढ़ाते रहिए, यानी कि आप स्टेप अप मेथड यूज कर सकते हैं, जहां पर हर साल आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपकी SIP 10% से बढ़ती रहेगी, तो हर साल जो अमाउंट है वो 10% से आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। और इस पर अगर 12% का रिटर्न आता है तो आप बेशक 80 लाख रुपए जो आपका टारगेट है ये आप अचीव कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्कीम्स की। तो यहां पर मैं को बताऊंगा कि आप क्या कीजिए, क्योंकि बहुत सारी स्कीम है, कौन सी रखनी है उनकी मैं बात करता हूं, बाकी जो है उनको आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। तो यहां पर UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो में है, इसे आप जारी रखिए। इसमें 5,000 पर मंथ की SIP करिए। और एक्सेस मिड कैप फंड में आप SIP कर रहे हैं, इसमें भी आप 3,000 रुपए पर मंथ की SIP कर लीजिए। अमाउंट थोड़ा चेंज करना होगा, लेकिन स्कीम में आपको जो रखने जैसी हैं उनको सलाह दूंगा कि आप कंटिन्यू कीजिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें 5,000 रुपए की SIP। ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड, इसमें 2,000 की SIP आप कीजिए। तो ये स्कीम आप रखिए। इसके अलावा बाकी जो स्कीम है उन्हें आप सभी स्कीम को अपने पोर्टफोलियो से मतलब निकाल दीजिए, उसमें SIP स्टॉप कर दीजिए। जी, तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा